तो दोस्तों एक्शन एडवेंचर क्रिसमस फैंटेसी मूवी हमें अभी देखने को मिली थी रेड वन। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है एक तरह से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस मूवी ने नहीं किया है, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है और बजट के हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी फ्लॉप रही है। तो दोस्तों आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। रेड वन 2024 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर क्रिसमस फंतासी कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन जेक कास्टन ने किया है और क्रिस मॉर्गन ने लिखा है, जो हिराम गार्सिया की एक मूल कहानी पर आधारित है। फिल्म में उत्तरी ध्रुव सुरक्षा के प्रमुख ड्वेन जॉनसन, एक कुख्यात हैकर क्रिस इवांस के साथ मिलकर अपहृत सांता क्लॉज जेके सिमंस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। लुसी लियू, कीरन शिप्का, बोनी हंट, निक क्रोल, क्रिस्टोफर हिवू और वेस्ली किमेल भी अभिनय करते हैं। फिल्म को क्रिसमस थीम वाली फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म के रूप में देखा जाता है, जिसका निर्माण अमेजन एमजीएम स्टूडियो ने 7 बक्स प्रोडक्शंस, क्रिस मॉर्गन प्रोडक्शंस और द डिटेक्टिव एजेंसी के सहयोग से 7-8 रेड वन को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था और 15 नवंबर 2024 को मेट्रोगोल्ड विनमेयर के माध्यम से अमेजन एमजीएम स्टूडियो द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। 9 फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। कथानक मोरा, पौराणिक निरीक्षण और बहाली प्राधिकरण एक गुप्त बहुपक्षीय सैन्य संगठन है जो पौराणिक प्राणियों और मानवता के बीच एक गुप्त शांति संधि की देखरेख और सुरक्षा करता है। सांता क्लॉज की एल्फ प्रवर्तन रसद और किलेबंदी सुरक्षा के प्रमुख कमांडर कैलम ड्रिफ्ट एक आखिरी क्रिसमस रन के बाद सेवानिवृत्त होने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि वह दुनिया में बढ़ते बुरे व्यवहार से निराश हो गए हैं, जिसका उदाहरण सांता की शरारती सूची में वृद्धि है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक ब्लैक ऑप्स टीम उत्तरी ध्रुव परिसर में घुस जाती है और सांता का अपहरण कर लेती है। कैलम ने अपहरण के बारे में निर्देशक जो हालो को सूचित किया और उनकी टीम ने पता लगाया कि उत्तरी ध्रुव के गुप्त स्थान को जैक ओमेली ने खतरे में डाल दिया था, जो एक भाड़े का ब्लैक हैकर है जो दुनिया में कुछ भी खोजने में सक्षम होने का दावा करता है। जो ने जैक को पूछताछ के लिए पकड़ लिया, लेकिन जैक, जो हमेशा से सांता का भंडाफोड़ करने वाला था, नहीं जानता था कि उसने जो जानकारी की थी वह सांता से संबंधित थी और उसने केवल एक अनाम खरीदार को वह जानकारी भेजी थी। जो जैक को सांता को खोजने में मदद करने पर उसके भुगतान को दोगुना करने की पेशकश करती है, लेकिन उसके अंदर एक ट्रैकर रख देती है। कैलम अनिच्छा से जैक के साथ मिलकर सांता को खोजने के लिए टीम बनाता है। सबसे पहले अरूबा में जैक और अपहरणकर्ता के बीच सौदा तय करने वाले दलाल का पता लगाता है। दलाल उन्हें बताता है कि अपहरणकर्ता सर्दियों की चुड़ैल ग्रीला है। ग्रीला को उनकी बातचीत के बारे में पता चल जाता है और वह उन्हें खत्म करने के लिए अपने स्नोमैन भेजती है, हालांकि कैलम और जैक उन्हें हरा देते। कैलम को संदेह है कि ग्रीला शायद सांता के अलग हुए दत्तक भाई क्रैम्पस के साथ काम कर रही है, जो ग्रीला का पूर्व प्रेमी भी है और जिसने नोटी लिस्ट बनाई है। कैलम और जैक क्रैम्पस की मांद में घुस जाते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। कैलम क्रैम्पस से अपने भाई की मदद करने की अपील करता है, जो उसे याद करता है, लेकिन क्रैम्पस मना कर देता है। जाने की अनुमति दिए जाने के बावजूद जैक रुक जाता है और क्रैम्पस को कैलम के साथ क्रैम्पस चैप खेलने के लिए राजी करता है, जिसके दौरान जैक कैलम का जादुई गॉन्टलेट वापस ले लेता है और उसे वापस कर देता है, जिससे दोनों भाग जाते हैं। ग्रीला और उसके बेटों ने सांता को एक तिजोरी में बंद कर रखा है, जो उसके जादू को छीन लेती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। ग्रीला ने ग्लासकाफिक की नकल की, जो एक जादुई कैद करने वाला बर्फ का गोला है, और दुनिया से हर उस शरारती बच्चे को हमेशा के लिए कैद करके बाहर निकालने का इरादा रखती है जो कभी शरारती सूची में रहा है। वह जैक और उसके अलग हुए बेटे डायलन पर बर्फ के गोले का परीक्षण करती है। वह उनमें से प्रत्येक को एक बर्फ का गोला भेजती है, जो उन्हें कैद कर लेती है और अपनी मांद में वापस लौट जाती है। जैक और डायलन एक दूसरे के बगल में अपने बर्फ के गोले के अंदर एक दिल से बातचीत करते हैं, जो उन्हें अच्छा बनाकर बर्फ के गोले को तोड़ देता है और उन्हें मुक्त कर देता है। जैक में ट्रैकर का उपयोग करते हुए जो और कैलम जैक को उत्तरी ध्रुव परिसर में पाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ग्रीला
उसकी टीम और सांता कभी उत्तरी ध्रुव से बाहर नहीं गए। उन्हें यह भी पता चलता है कि परिसर पर ग्रीला की शेपशिफ्टर्स की टीम ने कब्जा कर लिया है। वे उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं और कैट श्रीमती क्लॉस और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों को मुक्त करते हैं। सांता की पुरानी कार्यशाला में उन्हें जैक और डायलन और खिलौनों की नकल करने वाले उपकरण मिलते हैं, जिनका उपयोग ग्रीला ने स्नो ग्लोब का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए किया था। चूंकि उत्तरी ध्रुव के उपकरण सांता की शक्तियों पर निर्भर करते हैं, इसलिए ग्रीला बेहोश सांता के साथ बर्फ के गोले वितरित करने के लिए अपनी स्लेज का उपयोग करके जाने की तैयारी करता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और ग्रीला को कैलम और जैक द्वारा रोका जाता है, क्रैम्पस की सहायता से, जो मदद करने के लिए आता है। सांता होश में आता है और अपने भाई को स्वीकार करता है, जबकि ग्रीला को उसके एक बर्फ के गोले में बंद कर दिया जाता है और जो की हिरासत में सौंप दिया जाता है। ग्रीला की हार के बाद हर कोई क्रिसमस की पूर्व संध्या पर होने वाली दौड़ के लिए तेजी से तैयारी करता है। सांता जैक और डायलन को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे वे स्वीकार करते हैं। सफल दौड़ के दौरान कैलम जैक को अपने आश्चर्य को पुनः प्राप्त करते हुए और डायलन के साथ संबंध बनाते हुए देखता है। यह उसे रिटायर न होने के लिए मना लेता है। ढालना। ड्वेन जॉनसन, कैलम ड्रिफ्ट, सेंट निकोलस के उत्तरी ध्रुव सुरक्षा प्रमुख। क्रिस इवांस, जैक ओमेली, एक है एकर और इनाम शिकारी। वायट हंट, बाल जैक के रूप में। लूसी लियू, जो हार्लो। जे के सिमंस सांता क्लॉज के रूप में। किन्नान शिप्का ग्रीला के रूप में। बोनी हंट, श्रीमती क्लॉस। रेनाल्डो फेबरले एजेंट गार्सिया की आवाज के रूप में। 10, एक मानवरूपी ध्रुवीय भालू एजेंट। क्रिस्टोफर हिवजू, क्रैम्पस। निक क्रोल टेड के रूप में। वेस्ली किमेल, डिलेन, जैक का बेटा। मैरी एलिजाबेथ एलिस, ओलिविया, जैक की पूर्व साथी। मार्क इवान जैक्सन, अंकल रिक के रूप में। जेना कनेल, क्रैम्पस गेस्ट के रूप में। गुरशन आर्य, ड्रेको के रूप में। उत्पादन। 7 बक्स प्रोडक्शंस में हीराम गार्सिया ने फिल्म के लिए विचार तैयार किया। 11, जिसे क्रिस मॉर्गन ने जेक कास्टन के निर्देशन के लिए एक पटकथा के रूप में विकसित किया। 12, क्रिस इवांस जनवरी 2022 में कलाकारों में शामिल हुए। 13, सितंबर 2022 में कीरन शिप्का को कलाकारों में जोड़ा गया। 14, लूसी लियू, मैरी एलिजाबेथ एलिस, जेके सिमंस, निक क्रोल, क्रिस्टोफर हिवू, वेस्ले किमेल और बोनी हंट अगले महीने कलाकारों में शामिल हुए। एलिस ने इंस्टाग्राम पर अपनी और सीमंस की भागीदारी का खुलासा किया। 15, 16, 17, 18, ड्वेन जॉनसन को उनकी भागीदारी के लिए $50 मिलियन का भुगतान किया गया था। 19, फिल्मांकन अक्टूबर 2022 में अटलांटा में शुरू हुआ और फरवरी 2023 में पूरा हुआ। 16, 20, जॉनसन के साथ फिल्मांकन में समस्याएं आईं, जो अपने दृश्यों को फिल्माने के लिए औसतन 7 से 8 घंटे देरी से आते थे और कई दिनों की शूटिंग से चूक जाते थे। इन देरी ने कथित तौर पर बजट को $50 मिलियन बढ़ाकर कुल $250 मिलियन कर दिया, जिस पर गार्सिया ने विवाद किया। 4, जॉनसन ने बाद में सेट पर बोतलों में पेशाब करने के साथ साथ अक्सर देरी करने की बात स्वीकार की, लेकिन इवांस और कास्टन ने उनका बचाव किया। 21, 22, मुक्त करना। रेड 1 को मूल रूप से क्रिसमस 2023 के समय प्राइम वीडियो पर दुनिया भर में रिलीज किया जाना था। 23, 20 दिसंबर 2023 से रिलीज में देरी हुई। 2023 SAG-AFTRA हड़ताल को कारण बताते हुए 15 नवंबर 2024 तक, साथ ही फिल्म को अब दुनिया भर में नाटकीय रिलीज मिल रही है। 24, 25, जॉनसन ने रेड 1 की मुख्य फोटोग्राफी के दौरान ओपेनहाइमर की आईमैक्स स्क्रीनिंग देखने के बाद रेड 1 को आईमैक्स में रिलीज करने के लिए जोर दिया। जॉनसन ने सोचा कि आईमैक्स प्रारूप में रेड 1 गेम ओवर होगा। 26, अमेज़न MGM इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में वितरित करेगा, जबकि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय रिलीज को संभालेंगे। 27, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में इसे 6 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 28, लैटिन अमेरिका में इसे 7 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 29, प्री रिलीज एडवांस स्क्रीनिंग 31 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। 30, रेड 1 का फुटेज पहली बार अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में जॉनसन के प्रचारक द्वारा चुने गए पत्रकारों को दिखाया गया था, लेकिन उन्हें जो कुछ भी देखा उसके बारे में लिखने की अनुमति नहीं थी।
4. स्वागत। बॉक्स ऑफिस। 17 नवंबर 2024 तक रेड वन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $32.1 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $51.1 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल 83.2 मिलियन की कमाई हुई है। 6.5 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रेड वन को 4032 सिनेमाघरों से 30-35 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। कुछ स्वतंत्र स्रोतों ने इसकी शुरुआत $25 मिलियन से लेकर $40 मिलियन तक की भविष्यवाणी की थी। 3.31 फिल्म ने पहले दिन 10.9 मिलियन कमाए, जिसमें रविवार और गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $3.7 मिलियन शामिल थे। यह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहते हुए $32.1 मिलियन से शुरू हुई। 2. इसकी शुरुआत पर बोलते हुए वैरायटी ने निष्कर्ष निकाला कि रेड वन को बॉक्स ऑफिस पर लाभदायक हिट बनने के लिए क्रिसमस के चमत्कार की आवश्यकता होगी, लेकिन ध्यान दिया कि अमेज़न, एप्पल और नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमर्स को अपनी फिल्मों को सफल माने जाने के लिए सिनेमाघरों में सफल होने की आवश्यकता नहीं है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 132 आलोचकों की 33% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4.4/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, चिकनी पैकेजिंग में लिपटी हुई लेकिन छुट्टियों के जादू से पूरी तरह रहित, रेड वन एक नीरस एक्शन एडवेंचर है। 34 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 35 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 34 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 35 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे 78% समग्र सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 57% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 2. द गार्जियन के लिए लिखते हुए पीटर ब्रडशॉ ने फिल्म को 5 में से 1 स्टार दिया। इससे गंभीर रूप से निराशाजनक और नीरस भावुकतापूर्ण बताया और निष्कर्ष निकाला कि सामग्री का यह वाणिज्यिक और फार्मूलाबद्ध टुकड़ा एक खिलौना है जिसे बॉक्सिंग डे तक नहीं, बल्कि नवंबर के मध्य तक भुला दिया जाएगा। जैकब कास्दान, जन्म 28 अक्टूबर 1974, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं। उन्हें वर्क हार्ड, द डेवी कॉक्स स्टोरी 2007, बैड टीचर 2011, सेक्स टेप 2014, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल 2017, जुमांजी, द नेक्स्ट लेवल 2019 और रेड वन 2024 के निर्देशन के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। जैकब कास्दान का जन्म डेट्रॉयट में मेग नी गोल्डमैन नामक लेखिका और लॉरेंस कास्दान नामक लेखक और निर्देशक के घर हुआ था। जैकब एक यहूदी परिवार में पले बढ़े, जहां उनकी धार्मिक शिक्षा बहुत कम थी। 1-2 उनके छोटे भाई जॉन कास्दान भी फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक अभिनेता और लेखक के रूप में काम करते हैं। आजीविका। जेक कास्टन ने 8 फिल्मों का निर्देशन किया है। जीरो इफेक्ट 1998, ऑरेंज काउंटी 2002, द टीवी सेट 2006, वर्क हार्ड, द डेवी कॉक्स स्टोरी 2007, बैड टीचर 2011, सेक्स टेप 2014, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल 2017, जुमांजी, द नेक्स्ट लेवल 2019 और रेड वन 2024। उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया है, विशेष रूप से जूड अपाटो के साथ फ्रीक्स एंड गीक्स पर एक सलाहकार निर्माता और निर्देशक के रूप में और अनडिक्लेयर्ड पर एक निर्देशक के रूप में। उन्होंने कई स्टेज प्रोडक्शन का निर्देशन किया है। वह जॉन ग्रिशम के उपन्यास केलिको जो के एक पारिवारिक फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने वाले हैं। 2008 में कास्दान को वर्क हार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अपना पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। जॉन सी. रेली, अपाटो और मार्शल क्रेनशॉ के साथ साझा किया गया, लेकिन इनटू द वाइल्ड एडी वेडर द्वारा लिखित से गारंटीड से हार गए। एक बच्चे के रूप में कास्दान ने अपने पिता की फिल्मों जैसे द बिग चिल और न्यू गर्ल की सफलता के बाद कास्दान ने घोषणा की कि 11 जुलाई 2012 को उन्होंने अपने स्वयं के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए द डिटेक्टिव एजेंसी के माध्यम से 20वीं शताब्दी फॉक्स टेलीविजन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 3 फरवरी 2015 में
फॉक्स ने घोषणा की कि उसने कॉमेडी द ग्राइंडर के लिए एक पायलट को हरी झंडी दे दी है, जिसका निर्देशन कासदान द्वारा किया जाएगा और इसमें रॉब लोवे अभिनय करेंगे। 26 मार्च 2019 को डिटेक्टिव एजेंसी के निर्माता साझेदार कासदान और मेलविन मार ने फिर से काम किया और 20वीं शताब्दी फॉक्स टेलीविजन पर एक नए समग्र सौदे पर हस्ताक्षर किए। 5 अक्टूबर 2021 में यह घोषणा की गई थी कि डिज्नी प्लस ने ग्राफिक उपन्यास अमेरिकन बॉर्न चाइनीज के टेलीविजन रूपांतरण के लिए एक सीरीज ऑर्डर दिया था। इसका निर्माण 20वीं सेंचुरी फॉक्स टेलीविजन द्वारा किया जाएगा, जिसमें केल्विन यू और चार्ल्स यू लेखक और कार्यकारी निर्माता होंगे, मार्विन मार और कासदान कार्यकारी निर्माता होंगे और डेस्टिन डैनियल क्रेटन निर्देशक और कार्यकारी निर्माता होंगे। 6 हाल ही में उन्होंने एबीसी में कार्यस्थल कॉमेडी पायलट XYZ के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। डैनी गार्सिया रिएंजी एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और व्यवसायी हैं। वह GSTQ की संस्थापक और द गार्सिया कंपनियों की CEO और अध्यक्ष हैं, जो व्यापार, मनोरंजन और खाद्य क्षेत्र में ब्रांडों के पोर्टफोलियो की देखरेख करती हैं, जिसमें टेरेमाना टकीला, एथलेटिकॉन और अंडर आर्मर, VOSS, एटम टिकट, साल्ट एंड स्ट्रॉ, जोआ एनर्जी, एकॉर्न्स और UFL में प्रोजेक्ट रॉक कलेक्शन शामिल है। 1-2 मियामी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस से स्नातक होने के बाद उन्होंने 1992 में मेरिल लिंच में वित्त में अपना करियर शुरू किया। 2008 में उन्होंने अपने पूर्व पति ड्वेन जॉनसन के करियर का प्रबंधन करना शुरू किया। 2012 में गार्सिया ने प्रोडक्शन कंपनी 7 बक्स प्रोडक्शंस की सह-स्थापना की, जिसके लिए उन्होंने जॉनसन अभिनीत कई फिल्मों का निर्माण किया है। 3 जिसमें बेवॉच, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल दोनों 2017, शाज़म, 4 हॉब्स एंड शॉ, जुमांजी, द नेक्स्ट लेवल सभी 2019, जंगल क्रूज, रेड नोटिस दोनों 2021, DC लीग ऑफ सुपरपेट्स और ब्लैक एडम दोनों 2022 शामिल है। 5, 6, 7 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गार्सिया का जन्म क्यूबा के अप्रवासियों के घर हुआ और वे न्यू जर्सी में पली बढ़ी। 6 उनका एक भाई हीराम, 8 और एक बहन है। 9 गार्सिया ने मियामी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विपणन और वित्त में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 और 1992 में विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 10-7 वह मेरिल लिंच में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट बनी और 2002 में अपनी खुद की वेल्थ मैनेजमेंट फर्म JDM पार्टनर्स LLC शुरू की। 9-11 2008 में गार्सिया ने वित्त में अपने करियर से ड्वेन जॉनसन के करियर का प्रबंधन करने के लिए संक्रमण किया और अब वह उनकी वैश्विक रणनीतिक सलाहकार हैं। 6-12 आजीविका। प्रारंभिक फिल्में और टेलीविजन 2008 से 2016। 2008 में गार्सिया ने जॉन वाल्टर द्वारा निर्देशित और मेरिल स्ट्रीप और केविन क्लाइन द्वारा अभिनीत वृत्तचित्र थिएटर ऑफ वॉर का निर्माण किया। 13-14 इसके बाद क्रिसमस थीम वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म लवली स्टिल 2008 आई, जिसमें मार्टिन लैंडो और एलेन बर्स्टिन ने अभिनय किया। 15 अगले वर्ष गार्सिया ने वृत्तचित्र रेसिंग ड्रीम्स 2009 का निर्माण किया। मार्शल करी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2 लड़कों और एक लड़की का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पेशेवर नैस्कर ड्राइवर बनने की प्रतिस्पर्धा और आकांक्षा रखते हैं। 16 फिल्म को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था, जिसने 209 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र जीता, जहां यह ऑडियंस अवार्ड के लिए उपविजेता भी रही। 18 लॉस एंजल्स टाइम्स द एनवेलप द्वारा इस फिल्म को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा गया और द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा अवशोषित दुर्लभ वृत्तचित्रों में से एक, जिसे देखने के बाद आप यह कामना करते हैं कि यह थोड़ा और लंबा होता। 19 2012 में गार्सिया और जॉनसन ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी 7 बक्स प्रोडक्शंस की सह-स्थापना की। 3 इसके बाद गार्सिया ने रिक रोमन वो द्वारा निर्देशित और जॉनसन द्वारा अभिनीत एक्शन फिल्म स्निच 2013 का निर्माण किया। 20 इसके बाद रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला द हीरो का निर्माण किया। 21 बाद में उन्होंने अपना मल्टीप्लेटफॉर्म उद्यम द गार्सिया कंपनीज और TGC मैनेजमेंट, एक वैश्विक ब्रांड विकास और प्रबंधन कंपनी की स्थापना की, जो अभिनेता हेनरी कैविल और ड्वेन जॉनसन का प्रतिनिधित्व करती है। 5-6-22 उसी वर्ष
TNT ने रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला वेक अप कॉल के लिए 8 घंटे लंबे एपिसोड का आदेश दिया, जिसका प्रीमियर 2014 और 2015 में हुआ था। गार्सिया सभी 8 एपिसोड के लिए कार्यकारी निर्माता थे। 23 गार्सिया और जॉनसन ने बाद में लघु टीवी श्रृंखला मिलेनियल्स द म्यूजिकल 2016 के लिए एक डिजिटल चैनल लॉन्च किया। व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते। अप्रैल 2009 में पूर्व पति ड्वेन जॉनसन के साथ गार्सिया की मुलाकात ड्वेन जॉनसन से हुई जब वे दोनों मियामी विश्वविद्यालय के कॉलेज के छात्र थे और 3 मई 1997 को उनकी शादी हुई। जॉनसन से शादी करके वह समोअन अनोई परिवार में शामिल हो गईं। 61 उनका एक बच्चा है, पेशेवर पहलवान एवा राइन। 61 1 जून 2007 को जोड़े ने घोषणा की कि वे सौहार्दपूर्ण ढंग से तलाक ले रहे हैं। 61 मई 2008 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया और गार्सिया अब जॉनसन की वैश्विक रणनीतिक सलाहकार हैं। 62 2014 में गार्सिया ने बॉडी बिल्डर और द गार्सिया कंपनीज के मुख्य स्वास्थ्य और फिटनेस ब्रांड अधिकारी डेव रिएंजी से शादी की। 7 वे लॉस एंजल्स और ऑरलैंडो में रहते हैं और उनके पास 4 कुत्ते हैं। 53 हितों और शौक। गार्सिया एक बॉडी बिल्डर हैं और अक्सर अपने व्यवसाय में अथक स्वभाव को आकार देने के लिए खेल को श्रेय देती हैं। उन्होंने पहली बार 2011 में प्रतिस्पर्धा की और 2014 में अपना इंटरनेशनल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन प्रो कार्ड अर्जित किया। वे वीडर रोस्टर में शामिल होने वाली पहली महिला फिजिक डिवीजन एथलीट थीं। 63 गार्सिया कई बोर्ड पदों पर हैं। 2008 में उन्होंने राष्ट्रव्यापी आई है ए ड्रीम फाउंडेशन के हिस्से के रूप में बीकन एक्सपीरियंस की स्थापना की, जो जोखिम वाले छात्रों को हाई स्कूल से आगे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। 9 उसी वर्ष उन्हें पीडियाट्रिक्स मेडिकल ग्रुप इंक के निदेशक मंडल के लिए चुना गया। 11 गार्सिया मियामी विश्वविद्यालय में एक ट्रस्टी हैं और मियामी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ की वर्तमान अध्यक्ष हैं। 64 फिल्मोग्राफी। निर्माता, अपने परिवार से लड़ना 2019, जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019, जंगल क्रूज 2021, रेड नोटिस 2021, डीसी लीग ऑफ सुपरपेट्स 2022, ब्लैक एडम 2022, मोआना 2026। कार्यकारी निर्माता, चुनिंदा फिल्में, लवली स्टिल 2008, स्निच 2013, बेवॉच 2017, जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017, रैम्पेज 2018, गगनचुंबी इमारत 2018, शाज़म 2019, हॉब्स और शॉ 2019। वृत्तचित्र फिल्में, युद्ध का रंगमंच 2008, रेसिंग ड्रीम्स 2009, स्टंटमैन 2018, ब्लॉकबस्टर सफलता 2017 से 2019। 2017 में गार्सिया ने टीवी और वेब के लिए कई प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया, जिनमें सभी जॉनसन ने अभिनय किया। पहला HBO के लिए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस था, जो जेल में बंद युवाओं के जीवन पर केंद्रित है। 25, 26, 27 इसके बाद अमेरिकी इंटरनेट व्यक्तित्व लोगन पॉल के साथ वेब सीरीज लोगन पॉल समर सागा। 28 ब्रोन साइंस लाइफ द सीरीज। 29, 30, 31 और लाइफलाइन आई। 32, 33 बाद में गार्सिया ने अपनी पहली बड़े बजट की फिल्म बेवॉच 2017 का कार्यकारी निर्माण किया, जो सेठ गॉर्डन द्वारा निर्देशित एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी और इसी नाम की टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित थी। फिल्म को आलोचनात्मक रूप से खराब माना गया। 34 लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $69 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में $177.8 मिलियन की कमाई की। 35 गार्सिया ने इसके बाद जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 में काम किया। 6 जो जेक कसदन द्वारा निर्देशित एक फंतासी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म थी। यह स्थुरा ए स्पेस एडवेंचर 2005 के बाद जुमांजी फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त है और जुमांजी 1995 का सीधा सीक्वल है, जो क्रिस वान ऑल्सबर्ग द्वारा 1981 में इसी नाम की बच्चों की किताब पर आधारित थी। 37 रैम्पेज 2018 ब्रैड पेटन द्वारा निर्देशित एक विज्ञान कथा राक्षस फिल्म
और मिडवे गेम्स द्वारा इसी नाम की वीडियो गेम श्रृंखला अगले वर्ष रिलीज हुई। 38 इसने दुनिया भर में $428 मिलियन से अधिक की कमाई की। 39 और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। 40 गार्सिया की अगली फिल्म स्काईस्क्रेपर 2018। 6 रोसन मार्शल थर्बर द्वारा लिखित और निर्देशित एक एक्शन फिल्म को समान आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। 41 गार्सिया ने तब डॉक्यूमेंट्री स्टंटमैन 2018 का कार्यकारी निर्माण किया। 42 वह HBO की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली आधे घंटे की कॉमेडी ड्रामा 43 श्रृंखला बॉलर्स में HBO के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में टेलीविजन पर लौट आई। 44 2019 में गार्सिया ने द टाइटन गेम्स का निर्माण किया, जो एक खेल प्रतियोगिता श्रृंखला है जिसका प्रीमियर NBC पर हुआ और इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया है। 45 उसी वर्ष $7 ने स्टीफन मर्चेंट द्वारा लिखित और निर्देशित और गार्सिया द्वारा निर्मित जीवनी खेल कॉमेडी ड्रामा फिल्म फाइटिंग विद माई फैमिली के साथ अपना सनडांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। 46 47 गार्सिया ने बाद में BET के लिए 6 एपिसोड की डॉक्यूसीरीज फाइंडिंग जस्टिस का निर्माण किया, जो अमेरिका भर में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में नायकों, नेताओं, अधिवक्ताओं और परिवर्तन एजेंटों की कहानियों पर केंद्रित है, क्योंकि वे अन्याय को उजागर करते हैं और उपचार और परिवर्तन लाने के लिए लड़ते हैं। 48 बड़े पर्दे पर लौटते हुए गार्सिया इसी नाम के DC कॉमिक्स चरित्र पर आधारित सुपरहीरो फिल्म शाज़म 2019। 4 द फास्ट एंड द फ्यूरियस स्पिम्फ हॉब्स एंड शॉ 2019। 49 के लिए कार्यकारी निर्माता थे और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल 2019 का निर्माण किया, जिसने $7 प्रोडक्शंस के सबसे बड़े वैश्विक ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया। 50 51 व्यवसाय विस्तार 2020 वर्तमान अगस्त 2020 में गार्सिया और जॉनसन ने उस संघ का नेतृत्व किया जिसने दिवालियापन से बाहर एक XFL को अपने संस्थापक विंस मैकमोहन से खरीदा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रमुख पेशेवर खेल लीग में समान या बहुमत स्वामित्व हिस्सेदारी रखने वाली पहली महिला है। 52 गार्सिया ने 2001 के अपने मूल अवतार के बाद से एक प्रशंसक और व्यवसायी दोनों के रूप में XFL के पुनरावृत्तियों का अनुसरण किया है। 52 चेयरवुमन के रूप में गार्सिया ने ड्वेन जॉनसन और गेरी कार्डिले के रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर्स के साथ XFL के स्वामित्व समूह का नेतृत्व किया, जिसे 18 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया। 52 2023 के अंत में XFL को फॉक्स कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले USFL के साथ विलय कर दिया गया ताकि गार्सिया के पास आंशिक स्वामित्व बरकरार रहे। 2020 में कोई नया प्रोजेक्ट जारी नहीं करने के बाद गार्सिया ने डिज्नी प्लस डॉक्यूसीरीज बिहाइंड द अट्रैक्शन 2021, डिज्नी प्लस डॉक्यूमेंट्री स्टंटमैन 2021 और क्लासिक 1955 डिज्नीलैंड राइड पर आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्म जंगल क्रूज 2021 के लिए डिज्नी के साथ साझेदारी की। 53 उन्होंने यंग रॉक का भी निर्माण किया, जो लंबे समय से सहयोगी जॉनसन के जीवन पर आधारित एक अमेरिकी टेलीविजन सिटकॉम है। 54 55 56 57 उसी वर्ष गार्सिया ने अपने नवीनतम उद्यम GSTQ के शुभारंभ की घोषणा की। एक जीवन शैली और फैशन ब्रांड GSTQ में एक अत्यधिक क्यूरेटेड रेडी टू वियर फैशन संग्रह शामिल है। 58 पुरस्कार 2016 और 2018 में गार्सिया को वैराइटी पत्रिका की पावर ऑफ वीमेन रिपोर्ट में नामित किया गया था। 59 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में उन्हें वैराइटी पत्रिका की 500 सूची में नामित किया गया था। 2020 में गार्सिया को नेशनल हिस्पैनिक मीडिया गठबंधन से उत्कृष्ट फिल्म निर्माता प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और द हॉलीवुड रिपोर्टर की 2021 वीमेन इन एंटरटेनमेंट पावर 100 सूची में नामित किया गया। 2021 में उन्हें क्रिएट एंड कल्टीवेट के 100 में नामित किया गया। 2021 में उन्हें एडवीक की स्पोर्ट्स 2020 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नामित किया गया था। 60 2022 में उन्हें एंटरप्रेन्योर पत्रिका की प्रभावशाली महिलाओं की सूची, इंक पत्रिका की महिला संस्थापक 100 इंच सूची और सक्सेस पत्रिका की 2022 की शीर्ष 25 सबसे प्रभावशाली नेताओं में नामित किया गया। क्रिस मॉर्गन एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता हैं।
उनके लेखन क्रेडिट में फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी, वांटेड और फॉक्स क्राइम ड्रामा गैंग रिलेटेड में कई पटकथाएं शामिल हैं। 1-2 मॉर्गन की प्रोडक्शन कंपनी क्रिस मॉर्गन प्रोडक्शंस ने 2011 में यूनिवर्सल के साथ एक फर्स्ट लुक डील साइन की। 2013 में मॉर्गन ने फॉक्स में फर्स्ट लुक डील के साथ एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। 4 उन्हें द अनियन में एक वीडियो में दिखाया गया था जिसमें उनका किरदार एक 5 साल के बच्चे ने निभाया था। क्रिस्टोफर रॉबर्ट इवांस, जन्म 13 जून 1981, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने 2000 में ऑपोजिट सेक्स जैसी टेलीविजन सीरीज में भूमिकाओं के साथ अपना करियर शुरू किया। 2001 की नॉट अदर टीन मूवी सहित कई किशोर फिल्मों में अभिनय के बाद उन्होंने फैंटास्टिक फोर 2005 और फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007 में मार्वल कॉमिक्स के चरित्र ह्यूमन टॉर्च की भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया। इवांस ने कॉमिक पुस्तकों और ग्राफिक उपन्यासों के फिल्म रूपांतरणों में भी काम किया। TMNT 2007, स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड 2010 और स्नोपियर्सर 2013। इवांस ने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 से लेकर एवेंजर्स एंड गेम 2019 तक विभिन्न मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU फिल्मों में कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाने के लिए व्यापक पहचान हासिल की। फ्रेंचाइजी में उनके काम ने उन्हें दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया। 1 कॉमिक बुक भूमिकाओं के अलावा इवांस ने ड्रामा गिफ्टेड 2017, मिस्ट्री फिल्म नाइव्स आउट 2019, टेलीविजन मिनी सीरीज डिफेंडिंग जैकब 2020 और एक्शन फिल्मों द ग्रे मैन 2022 और रेड वन 2024 में अभिनय किया है। उन्होंने लाइटईयर 2022 में बज़ लाइटईयर और एनिमेटेड सीरीज स्कॉट पिलग्रिम टेक्स ऑफ 2023 में लुकास ली की आवाज दी, जिसमें उन्होंने अपनी लाइव एक्शन भूमिका को दोहराया। इवांस ने 2014 में रोमांटिक ड्रामा बिफोर वी गो के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया, जिसका उन्होंने निर्माण और अभिनय भी किया। इवांस ने केनेथ लोनेर्गन के नाटक लॉबी हीरो के 2018 पुनरुद्धार में ब्रॉडवे की शुरुआत की, जिसने उन्हें ड्रामा लीग पुरस्कार नामांकन दिलाया। प्रारंभिक जीवन। क्रिस्टोफर रॉबर्ट इवांस 2 का जन्म 13 जून 1981 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। 4 और वे पास के शहर सुदबरी में पले बढ़े। 5 उनकी मां लिसा नी कैपुआनो कॉन्कॉर्ड यूथ थिएटर में एक कलात्मक निर्देशक हैं। 6-7 और उनके पिता बॉब एक दंत चिकित्सक है। 8 उनके पिता आयरिश वंश के हैं, जबकि उनकी मां आधी आयरिश और आधी इतालवी वंश की है। 9, 10, 11, 12 उनके माता पिता का 1999 में तलाक हो गया। 13 इवांस की 2 बहनें हैं, कार्ली और शन्ना, और एक भाई, अभिनेता स्कॉट इवां। 8 वह और उसके भाई बहन कैथोलिक थे। 14 उनके चाचा माइक कैपुआनो ने 1990 से 1999 तक सोमरविले के मेयर के रूप में और 1999 से 2019 तक अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 15 बचपन में उन्हें संगीत थिएटर का शौक था और उन्होंने एक्टिंग कैंप में भाग लिया। उन्होंने संगीत में बाय बाय बडी में रैंडोल्फ मैकेफी की भूमिका निभाई। 16 उन्होंने और उनके भाई बहनों ने क्रिसमस के दौरान रिश्तेदारों के सामने प्रदर्शन भी किया, याद करते हुए कि मंच पर होना घर जैसा महसूस होता था। 16 हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष की शुरुआत करने से पहले इवांस ने गर्मियों में न्यूयॉर्क शहर में बिताया और ली स्ट्रैसबर्ग थिएटर और फिल्म संस्थान में कक्षाएं ली। 17 इवांस ने 1999 में लिंकन सुदबरी क्षेत्रीय हाई स्कूल से स्नातक किया। 17 वह जेरेमी स्ट्रॉन्ग के सहपाठी थे। आजीविका 1997 से 2004 प्रारंभिक भूमिकाएं। इवांस की पहली क्रेडिट उपस्थिति 1997 में बायोडायवर्सिटी वाइल्ड अबाउट लाइफ नामक एक लघु शैक्षिक फिल्म में थी। 1999 में इवांस है एस्ब्रो के बोर्ड गेम मिस्ट्री डेट में टायलर के लिए मॉडल थे। खेल के विशेष संस्करण में एक इलेक्ट्रॉनिक फोन शामिल था, जिसे इवांस को गेम बॉक्स पर बोलते हुए दिखाया गया है। 20 सितंबर 2000 में वह लॉस एंजल्स चले गए और टोलुका झील के ओकवुड अपार्टमेंट में रहने लगे, एक परिसर जहां उन्होंने साथी युवा अभिनेताओं से मुलाकात की। 16 जब उन्होंने इस दौरान अपने अनुभव को याद किया
तो उन्होंने कहा, आप बहुत सारे प्यासे लोगों के साथ कई अजीब संबंध बनाते हैं, लेकिन आप भी प्यासे लोगों में से एक है। यह एक अच्छा समय था। यह वास्तव में था। यह एलए स्वागत समिति की तरह है। 16 उसी वर्ष इवांस ने एक टेलीविजन फिल्म द न्यूकमर्स में अपनी शुरुआत की। 21 एक पारिवारिक ड्रामा जिसमें उन्होंने जुड़ नामक एक लड़के की भूमिका निभाई जिसे एक लड़की, केट बोसवर्थ, से प्यार हो जाता है। 22 इवांस ने टेलीविजन सीरीज ऑपोजिट सेक्स में भी मुख्य भूमिका निभाई थी जो 8 एपिसोड तक चली थी। 2001 में उन्होंने नॉट अदर टीन मूवी में अभिनय किया। 25 जो किशोर फिल्मों की पैरोडी थी जिसमें उन्होंने एक हाई स्कूल फुटबॉलर की भूमिका निभाई। 26 फिल्म को मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली। 27 28 लेकिन इसने घरेलू स्तर पर $38 मिलियन और विदेशों में $28 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में $66 मिलियन की कमाई हुई। 29 2004 में उन्होंने द परफेक्ट स्कोर में मुख्य भूमिका निभाई। 30 यह एक किशोर डकैती कॉमेडी थी जो छात्रों के एक समूह के बारे में थी जो एसएटी परीक्षा के उत्तर चुराने के लिए एक कार्यालय में घुस जाते हैं। फिल्म को आलोचनात्मक रूप से नकार दिया गया था। बीबीसी के मैथ्यू लेलैंड ने सोचा कि इवांस का प्रदर्शन नीरस था और कलाकारों में थोड़ी केमिस्ट्री थी। 31 उसी वर्ष उन्होंने जेसन स्टैथम, किम बेसिंगर और विलियम एच. मैसी के साथ एक्शन थ्रिलर सेल्यूलर में सहाभिनय किया। इवांस ने कॉलेज के छात्र रयान की भूमिका निभाई है जिसे एक अपहृत महिला, बेसिंगर, को बचाना चाहिए। उसके बाद उससे एक फ़ोन कॉल आता है। हालांकि फीचर को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली। स्लैंट मैगजीन की समीक्षा में कहा गया कि इवांस खुद को पर्याप्त रूप से करिश्माई अग्रणी व्यक्ति साबित करते हैं। 32 2005 से 2010 सफलता। 2005 में इवांस ने स्वतंत्र नाटक फियर्स पीपल में अभिनय किया जो डर्क विटम्बॉर्न के 2002 के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण था। 34 उन्होंने लंदन 2005 में भी अभिनय किया जो एक रोमांटिक ड्रामा था जिसमें उन्होंने रिश्ते की समस्याओं वाले एक ड्रग उपयोगकर्ता की भूमिका निभाई थी। 35 लंदन को आलोचकों द्वारा नकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था। वैरायटी पत्रिका ने इसे हानिकारक बताया और सोचा कि इवांस का चरित्र सबसे खराब था। 36 और फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने फिल्म को ड्रेक कहा। 37 अपनी पहली कॉमिक बुक भूमिका के लिए उन्होंने फैंटास्टिक फॉर 2005 में सुपरहीरो जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च का किरदार निभाया जो इसी नाम की मार्वल कॉमिक पर आधारित थी। रिलीज होने पर विभाजित स्वागत के बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। 38 अपनी मिश्रित समीक्षा में वैरायटी के जो लेडन ने कलाकारों के प्रयासों की प्रशंसा की और सोचा कि इवांस ने करिश्माई ब्रेकआउट प्रदर्शन दिया। 39 2 साल बाद उन्होंने सीक्वल फैंटास्टिक फॉर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007 में जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च की भूमिका को दोहराया। 40 टोरंटो स्टार के रॉब सलेम ने सोचा कि फिल्म पहले की तुलना में काफी सुधार थी और शिकागो रीडर के आलोचक ने सोचा कि कलाकार सीक्वल को आगे बढ़ाने के लिए काफी मनोरंजक थे। 41-43 उन्होंने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित एनिमेशन TMNT 2007 में केसी जोन्स के चरित्र को आवाज दी। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और द वीनस्टीन कंपनी द्वारा रिलीज की गई थी जिसे आलोचकों की मिलीजुली समीक्षा मिली थी, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने दुनिया भर में $95 मिलियन की कमाई की। 44 इसके बाद उन्होंने डैनी बॉयल की साइंस फिक्शन थ्रिलर सनशाइन 2007 में अभिनय किया जो मरते हुए सूरज को फिर से प्रज्वलित करने के एक खतरनाक मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह के बारे में थी। 45 इसने आमतौर पर अनुकूल समीक्षा प्राप्त की। रोजर एबर्ट ने लिखा कि कलाकार प्रभावी थे। वे लगभग सभी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हैं, न कि एक्शन मूवी नायक। 46-47 2007 में उनकी अंतिम रिलीज बैटल फॉर टेरा थी जो एक और विज्ञान कथा एनिमेशन थी जो एक शांतिपूर्ण विदेशी ग्रह के बारे में थी जो मानव जाति के विस्थापित शेष द्वारा उपनिवेशीकरण से विनाश का सामना करता है। इसका प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ। इसके बाद 2009 में व्यापक नाट्य विमोचन हुआ।
48 आलोचनात्मक स्वागत काफी हद तक मिश्रित था। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने 95 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 49% की स्वीकृति रेटिंग दी। 49 इवांस 2008 में इवांस थ्रिलर स्ट्रीट किंग्स में डिटेक्टिव पॉल डिस्केंट के रूप में दिखाई दिए, जिसमें सहकलाकार कीनू रीव्स, फॉरेस्ट व्हिटेकर और ह्यू ग्लोरी थे। 50 उन्हें ब्रायस डलास हॉवर्ड और एलेन बर्स्टिन की सहकलाकार द लॉस ऑफ ए टीयरड्रॉप डायमंड में लिया गया था। यह टेनेसी विलियम्स की 1957 की पटकथा पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा है। इस फीचर को नकारात्मक समीक्षा मिली और द विलेज वॉइस आलोचक ने इवांस के प्रदर्शन को कैटेटोनिक कहा। 51 अगले वर्ष वे डकोटा फैनिंग और कैमिला बेले के साथ साइंस फिक्शन थ्रिलर पुश में दिखाई दिए। फिल्म विभिन्न अलौकिक क्षमताओं के साथ पैदा हुए लोगों के एक समूह का अनुसरण करती है। यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने इसे मूर्खतापूर्ण और जटिल बताया। 53 जबकि सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने कहानी की आलोचना की जिसका कोई मतलब नहीं है और भविष्यवाणी की कि इवांस इन दिनों में से एक दिन वह एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं। 54 2010 में इवांस सिल्वेन व्हाइट की द लॉसर्स में दिखाई दिए, जो डीसी कॉमिक्स छाप वर्टिगो की इसी नाम की कॉमिक बुक श्रृंखला का एक रूपांतरण था। 55 इवांस को कैप्टन जेक जेनसेन का किरदार निभाने के लिए आकर्षित किया गया था क्योंकि चरित्र चीजों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। वह ऐसा व्यक्ति है जो जीवन से प्यार करता है और वह हमेशा एक मजाक की तलाश में रहता है। 56 हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, द गार्जियन के आलोचक ने कलाकारों को उनके हवादार आकर्षण और इवांस की कॉमिक राहत के लिए प्रशंसा की। 57 इवांस एक अन्य कॉमिक बुक रूपांतरण एडगर राइट की स्कॉट पिलग्रिम बनाम द वर्ल्ड 2010 में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने रमोना फ्लावर्स के साथ 59-60 उन्होंने मार्क कैसेन और एडम कैसेन के नाटक पंचर में अभिनय किया, जिसे ह्यूस्टन, टेक्सास में फिल्माया गया था। फिल्म का प्रीमियर 2011 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में फेस्टिवल की 10वीं सालगिरह के लिए स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट्स में से एक के रूप में हुआ था। 61 2011 से 2017 कैप्टन अमेरिका और निर्देशन की शुरुआत। 2010 में इवांस ने मार्वल कॉमिक्स के चरित्र स्टीव रोजर्स बटा कैप्टन अमेरिका को चित्रित करने के लिए मार्वल स्टूडियोज के साथ एक मल्टीफिल्म डील के लिए हस्ताक्षर किए। 65-66 इवांस ने शुरू में इस हिस्से को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें भूमिका लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मार्वल के आग्रह पर इवांस ने स्वीकार कर लिया और वह बाद में एक चिकित्सक को देखने गए। 16 क्यों? उन्हें चरित्र को चित्रित करना मजेदार लगा और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मार्वल अभी बहुत अच्छी चीजें कर रहा है। 67 रिलीज होने वाली पहली फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 थी। कहानी नायक का अनुसरण करती है जो सुपरसैनिक कैप्टन अमेरिका में बदल जाता है और उसे रेड स्कल को विश्व वर्चस्व के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में टेसेरैक्ट का उपयोग करने से रोकना चाहिए। 68 अपनी सकारात्मक समीक्षा में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने सोचा कि यह फिल्म 20वीं सदी के इतिहास पर एक नया मोड़ है और इवांस की भूमिका में प्रदर्शित आत्मविश्वासपूर्ण लेकिन सूक्ष्म उपचार की प्रशंसा की। 69 एक साल बाद उन्होंने द एवेंजर्स में चरित्र को दोहराया, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मार्क रफालो, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जोहानसन और जेरेमी रेनर जैसे बड़े कलाकारों की टुकड़ी थी। यह फीचर एक और व्यावसायिक सफलता थी। इसने $1.519 बिलियन की कमाई की और यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। 70-71 समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज ने फिल्म को 350 से अधिक समीक्षाओं के आधार पर 92% की अनुमोदन रेटिंग दी। 72 एवेंजर्स को सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन और सर्वश्रेष्ठ विशेष दृश्य प्रभावों के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा नामांकन मिला। 73-74 2012 की अपनी आखिरी रिलीज के लिए उन्होंने हत्यारे रिचर्ड कुकलिंस्की के बारे में जीवनी फिल्म द आइसमैन में हिटमैन रॉबर्ट प्रोंग की भूमिका निभाई। 75 इस भूमिका में फिट दिखने के लिए इवांस ने विग पहनी और दाढ़ी बढ़ाई। 76 द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए डेविड रूनी ने इवांस के बहुमुखी प्रदर्शन की सराहना की, जो उनके कैप्टन अमेरिका व्यक्तित्व के विपरीत था। 77 विज्ञान कथा शैली में लौटते हुए
इवांस को बोंग जूनहो की स्नोपियर्सर 2013 में कास्ट किया गया, जो कि फ्रांसीसी ग्राफिक उपन्यास ले ट्रांसपेरेनिज पर आधारित है। 78 बोंग शुरू में उन्हें कास्ट करने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन सनशाइन और पंचर में इवांस के प्रदर्शन को देखने के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया, जिसमें एक संवेदनशील पक्ष दिखाया गया था। 79 कहानी स्नोपियर्सर ट्रेन में होती है, क्योंकि यह ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जलवायु इंजीनियरिंग के असफल प्रयास के बाद मानवता के अंतिम सदस्यों को लेकर दुनिया भर में यात्रा करती है। फिल्म को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था। सैलून पत्रिका के आलोचक ने कलाकारों के प्रदर्शन को सनसनीखेज बताया था। 80 स्नोपियर्सर 2014 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की कई सूचियों में दिखाई दिया। 2014 में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इवांस 2014 में इवांस ने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में अभिनय किया। 82 जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का सीक्वल है। फिल्म में कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर नामक एक हत्यारे का सामना करते हुए जासूसी एजेंसी शील्ड के भीतर एक साजिश को उजागर करने के लिए ब्लैक विडो और फाल्कन के साथ सेना में शामिल होता है। मुख्य फोटोग्राफी अगस्त 2013 में शुरू हुई। 83 इवांस ने 3 महीने की शक्ति प्रशिक्षण और सभी लड़ाई दृश्यों को सीखकर तैयारी की। 84 85 पहली फिल्म की तरह इसे भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और यह व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $714 मिलियन की कमाई की। 86 टोरंटो स्टार के पीटर हॉवेल ने सोचा कि इवांस कॉमिक बुक के चरित्र को जीवंत करने के लिए प्रभावशाली थे, बावजूद इसके कि कथानक थोड़ा बहुत जटिल था। 87 मार्च 2014 में इवांस ने कहा कि वह कम अभिनय करने पर विचार कर सकते हैं ताकि वह निर्देशन पर ध्यान केंद्रित कर सके। 90 उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी बिफोर वी गो में अपना निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने एलिस ईव के साथ अभिनय भी किया। फिल्म 2 अजंबियों की कहानी बताती है जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल में मिलते हैं और रातों रात एक अप्रत्याशित बंधन बनाते हैं। इसका प्रीमियर 2014 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 91 न्यूयॉर्क टाइम्स के आलोचक बेन केनिन्सबर्ग ने कहा कि यह एक मध्यम प्रयास था और अभिनेताओं की केमिस्ट्री ने इसे देखने योग्य बना दिया। 92 उसी वर्ष उन्होंने प्लेइंग इट कूल में मिशेल मोनाघन के साथ एक और रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय किया। 93 94 2016 में उन्होंने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की अगली कड़ी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भूमिका दोहराई। 95 ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, जिन्होंने क्रमशः दुनिया भर में $1.4 बिलियन और $1.1 बिलियन की कमाई की। 96 97 हॉलीवुड रिपोर्टर को बाद में पता चला कि सिविल वॉर के लिए उनका वेतन $15 मिलियन था। 98 इवांस ने 2017 में पारिवारिक ड्रामा गिफ्टेड में अभिनय किया, जो एक बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली 7 वर्षीय बच्चे के बारे में है, जो अपने चाचा इवांस और दादी लिंडसे डंकन के बीच हिरासत की लड़ाई का विषय बन जाता है। हालांकि फ्लोरिडा में सेट राज्य के $3 मिलियन के वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए जॉर्जिया में फिल्मांकन हुआ। 99 फिल्म को अनुकूल प्रतिक्रिया मिली। एम्पायर पत्रिका ने कहा कि इवांस ने एक पूर्वानुमानित कथानक के बावजूद दृढ़ विश्वास के साथ अपनी भूमिका निभाई। 100 उसी वर्ष उन्हें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2018 वर्तमान एवेंजर्स फिल्में और उससे आगे। 2018 में उन्होंने सीक्वल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और वसंत 2019 में चौथे सीक्वल एवेंजर्स एंडगेम में अभिनय किया। 102 इन दोनों का निर्देशन एंथनी और जो रूसो ने किया था। उन्होंने उन्हें एक साथ फिल्माने का इरादा किया था, लेकिन जटिलताओं के कारण विचार को छोड़ दिया। 103 इवांस ने स्वीकार किया कि उन्होंने और स्कारलेट जोहानसन ने फिल्मांकन से पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की पूरी स्क्रिप्ट नहीं देखी थी। उन्होंने कहा, हमें एक वास्तविक पेपर स्क्रिप्ट प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे हमें या तो पेज या आईपैड पर बिट्स दे रहे थे। यह मुश्किल रहा है। 83 जबकि यूएसए टुडे ने कहा कि इवांस और सहकलाकार क्रिस हेम्सवर्थ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 105 जब अक्टूबर 2018 में एवेंजर्स एंडगेम का फिल्मांकन पूरा हुआ तो इवांस ने बताया कि यह भावनात्मक था।
फिल्मांकन के आखिरी महीने में मैं खुद को हर दिन काम पर जाने दे रहा था और थोड़ा अभिभूत और थोड़ा उदासीन और आभारी था। आखिरी दिन तक मैं रो रहा था। मैं बहुत आसानी से रोता हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से रो रहा था। 106 चौथे सीक्वल ने दुनिया भर में $2.7 बिलियन की कमाई की। 107 और फिल्म निर्माताओं को द टेलीग्राफ के रॉबी कॉलिन द्वारा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे मनोरंजक फिल्मों में से एक बनाने के लिए प्रशंसा मिली। 108 2023 में इवांस ने ट्रिप कुलमैन द्वारा निर्देशित नाटक लॉबी हीरो में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया, जो मार्च 2018 में हेलेन हेस थिएटर में सेकंड स्टेज थिएटर के पहले ब्रॉडवे सीजन के एक भाग के रूप में खोला गया। 109 द न्यूयॉर्क टाइम्स के बेन ब्रैंटली ने इसे शानदार ब्रॉडवे डेब्यू करार दिया और उनके प्रदर्शन को सुचारू गन्ना और धमाके का चमत्कार पाया। 110 इवांस को ड्रामा लीग अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 111 2019 में इवांस ने नेटफ्लिक्स थ्रिलर द रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट में एक इजरायली मोसाद एजेंट की भूमिका निभाई। 112 जो 1984 से 85 में ऑपरेशन मूसा और ऑपरेशन जोशुआ की घटनाओं पर आधारित थी। 113 उस वर्ष के अंत में उन्होंने रियान जॉनसन की रहस्य फिल्म नाइव्स आउट में एक बिगड़ैल प्लेबॉय रैनसम ड्रिसडेल के रूप में अभिनय किया। 114 जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और दुनिया भर में $309 मिलियन की कमाई हुई। 115 116 NPR में लिंडा होम्स ने इवांस के प्रदर्शन के बारे में लिखा, उसे इस अमीर बच्चा की भूमिका में देखना एक विशेष उपचार है, जो असाधारण रूप से सुंदर और हंसमुख रूप से अप्रिय दोनों है, एक व्यक्ति के बलबुना आकर्षण आक्रामक। 117 2020 में इवांस ने डिफेंडिंग जैकब में अभिनय किया, जो इसी नाम के उपन्यास पर आधारित एक एप्पल TV+ क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज है। 118 उन्होंने एंडी बार्बर की भूमिका निभाई, जो एक सहायक जिला अटॉर्नी है जिसके बेटे पर हत्या का आरोप है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डैनियल फेनबर्ग ने इवांस के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह मजबूत है और सहानुभूति और भय का सही माप बताता है। 11/9 उन्होंने एडम मैके की नेटफ्लिक्स कॉमेडी डोंट लुक अप में एक कैमियो किया था, जिसमें कलाकारों की टुकड़ी थी। 120 2022 में इवांस ने डिज्नी पिक्सर एनिमेशन लाइटईयर में शीर्षक चरित्र को आवाज दी। 121 122 जिसे ज्यादातर अनुकूल समीक्षा मिली। 123 125 126 इवांस ने निर्देशक डेक्सटर फ्लेचर की एप्पल TV+ एक्शन कॉमेडी फिल्म घोस्टेड 2023 में एना डी अरामास के साथ अभिनय किया। 127 द गार्जियन के बेंजामिन ली ने फिल्म और डी अरामास और इवांस के बीच केमिस्ट्री की कमी की आलोचना की। 128 उनकी अगली रिलीज नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा पेन हसलर्स को भी आलोचकों से खराब समीक्षा मिली। 129 130 इसके बाद उन्होंने एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला स्कॉट पिलग्रिम टेक्स ऑफ 131 में लुकास ली की अपनी भूमिका को दोहराया और डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 में कैमियो में जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च की भूमिका निभाई। 132 इवांस ने एक्शन कॉमेडी रेड 1 में ड्वेन जॉनसन के साथ अभिनय किया। 133 द हॉलीवुड रिपोर्टर व्यक्तिगत जीवन इवांस और स्कारलेट जोहानसन 2016 में अफगानिस्तान के बग्राम एयर बेस पर यूएसओ हॉलिडे टूर में भाग लेते हुए। इवांस बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 135 136 वह न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स के प्रशंसक हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज अमेरिकाज गेम द स्टोरी ऑफ द 2014 न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स और अमेरिकाज गेम 2016 पैट्रियट्स का वर्णन किया है। 137 138 2015 में गिफ्टेड को फिल्माते समय इवांस ने एक स्थानीय पशु आश्रय से डोजर नामक एक कुत्ते को गोद लिया। 139 2022 में उन्हें पीपल पत्रिका द्वारा सेक्सिएस्ट मैन अलाइव नामित किया गया था। 140 इवांस ने पुर्तगाली अभिनेत्री अल्बा बैप्टिस्टा से 9 सितंबर 2023 को मैसाचुसेट्स के केप कॉड में एक निजी घरेलू समारोह में। राजनीतिक दृष्टिकोण इवांस ने 2012 में समलैंगिक विवाह के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा, यह पागलपन है कि इस दिन और उम्र में लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह शर्मनाक है और यह दिल तोड़ने वाला है। यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि मैं समलैंगिक विवाह का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।
10 साल में हमें शर्म आएगी कि यह एक मुद्दा था। 142 अगस्त 2016 में उन्होंने मैसाचुसेट्स अटॉर्नी जनरल मौरा हीली के राज्य के हमले के हथियारों पर प्रतिबंध के निरंतर प्रवर्तन का समर्थन किया। 143 इवांस ने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया। 144 और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के मुखर आलोचक थे। 145 मई 2019 में अलबामा द्वारा मानव जीवन सुरक्षा अधिनियम लागू करने के बाद, जो राज्य में गर्भपात पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, इवांस ने बिल को बिल्कुल अविश्वसनीय कहा और यह लिखकर जारी रखा, यदि आप रो बनाम वेड के बारे में चिंतित नहीं हैं, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 146 जुलाई 2020 में उन्होंने ए स्टार्टिंग पॉइंट लॉन्च किया, एक वेबसाइट जो राजनीतिक मुद्दों पर अमेरिकी निर्वाचित अधिकारियों के छोटे साक्षात्कार प्रकाशित करती है, जिसका लक्ष्य राजनीतिक परिदृश्य में दर्जनों मुद्दों पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है। 148 अक्टूबर 2020 में इवांस ने अपने 2020 के राष्ट्रपति अभियान में जो बिडेन के समर्थन में एक आभासी धन उगाहने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। 149 उन्होंने 2021 के न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेटिक मेयरल प्राइमरी में माया विली का समर्थन किया। 150 परोपकार इवांस क्रिस्टोफर हेवन का समर्थक है, जो बचपन के कैंसर से प्रभावित परिवारों को आवास प्रदान करने वाली एक चैरिटी है और संगठन को लाभ पहुंचाने के लिए धन उगाहने वालों में भाग लिया है। 151 2015 में उन्होंने और अभिनेता क्रिस प्रैट ने सिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में मरीजों का दौरा किया, जब दोनों ने एक शर्त लगाई थी जिससे अंतः अस्पताल के साथ साथ क्रिस्टोफर हेवन के लिए भी दान जुटाया गया था। 152 मई 2020 में इवांस ने फीडिंग अमेरिका, मील्स ऑन व्हील्स, वर्ल्ड सेंट्रल किचन और नो किड हंगरी जैसे संगठनों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने एवेंजर्स कलाकारों को शामिल करते हुए एक वर्चुअल फंडरेसर का आयोजन किया। 153 अगले वर्ष उन्होंने अपने एवेंजर्स कलाकारों के साथ एक चैरिटी फंतासी फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त करके क्रिस्टोफर हेवन के लिए $80,000 जीते। क्रिस सुलिवन, जन्म 19 जुलाई 1980, एक अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार हैं। उन्होंने एनबीसी नाटक दिस इज अस में टोबी डेमन की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें 2 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिले। आजीविका सुलिवन के शुरुआती स्टेज अनुभव का अधिकांश हिस्सा शिकागो में आया, जहां उन्होंने आयो थिएटर में इम्प्रोव ट्रेनिंग प्राप्त की। 5 उनके शिकागो स्टेज के अनुभवों में लेकशोर थिएटर में डिफेंडिंग द केवमैन के कलाकारों में और गुरमैन थिएटर में द बैलार्ड ऑफ एम्मेट टिल के कलाकारों में शामिल थे। 6 लोम्बार्डी के मूल ब्रॉडवे कलाकारों में दिखाई देने के बाद सुलिवन 2011 में शिकागो के लंबे समय से चल रहे पुनरुद्धार में शामिल हो गए। 7 उन्होंने पहली बार सिनेमैक्स ड्रामा द निक में टॉम क्लेरी के चित्रण के लिए ध्यान आकर्षित किया। 3 8 9 10 उन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में टेसरफेस और स्ट्रेंजर थिंग्स में बेनी है अमंड की भूमिका भी निभाई। उन्होंने विभिन्न टीवी सीरीज के एकल एपिसोड में अभिनय किया है। ए गिफ्टेड मैन 2012, एलिमेंट्री, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट और द अमेरिकन्स 2013। 11 उन्होंने 2008 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में नामांकित फिल्म नॉर्थ स्टार में स्प्रिट की भूमिका निभाई और द नॉर्मल हार्ट और द ड्रॉप 2014 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, जिसमें द नाइक के सहकलाकार जेरेमी बॉब भी थे। 11 2016 से 2022 तक सुलिवन ने दिस इज अस में टोबी डेमन के रूप में अभिनय किया। इस भूमिका के लिए सुलिवन को ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइमटाइम एमी अवार्ड के लिए 2 नामांकन मिले हैं। सुलिवन ने वॉइस ओवर का काम किया है। उन्होंने अमेरिकी ऑटो बीमा कंपनी गाइको के लिए लोकप्रिय हम्प डे विज्ञापन में ऊंट की आवाज दी थी। 12 मार्च 2022 में सुलिवन को एबीसी में कॉमेडी पायलट द सन इन लॉ का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया गया था। 13 व्यक्तिगत जीवन सुलिवन ने 2010 में निर्माता रेचल रिचर्ड से शादी की। 14-15 उनके बेटे का जन्म 28 जुलाई 2020 को हुआ। 16-17 और उनकी बेटी का जन्म अक्टूबर 2022 में हुआ। 18-19 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 उत्तर सितारा स्प्रिट चीनी लाउड कुक लघु फिल्म
2012 मौत और लाल पोशाक स्मिट्टी, 2014 द ड्रॉप सर्वकुंची, 2016 मॉर्गन डॉ, डेरेन फिंच, साम्राज्यवाद एंड्रयू ब्लैकवेल, लाइव बाय नाइट ब्रेंडन लूमिस, 2017 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी खंड 2 टेसरफेस, 2018 स्वतंत्र एल्विन, 2019 राजमार्ग अपनाए ओरांकल, एने शैतान को फंसाया मनुष्य, 2021 प्रसारण सिग्नल घुसपैठ फ्रीकर, एग्नेस घुंघराले। तो दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन संभाला था अमेज़ॉन MGM स्टूडियो द्वारा और वंडर्स ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो मल्टीपल लैंग्वेज में इसे डब करके रिलीज़ किया गया था और इसे रिलीज़ किया गया था 15 नवंबर 2024 को एक तरह से यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो एक तरह से वहाँ पर ही हमें एक तरह से देखने को मिल गई है 15 नवंबर को और 6 नवंबर 2024 को यूनाइटेड किंगडम में। तो अभी तक इसका जो कलेक्शन आया है प्रेजेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक तरह से हमें पहले एक तरह से यूनाइटेड किंगडम में इसे रिलीज़ किया गया था, तो वहाँ पर जो कलेक्शन आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 83.2 मिलियन का कलेक्शन आया है जो कि बहुत बढ़िया तो है, लेकिन मूवी का जो बजट देखा जाए तो मूवी का बजट लगभग 200 से 250 मिलियन डॉलर्स के बीच में है। तो भारी भरकम बजट है। बाकी अब इसे रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड स्टेट में, तो मूवी रिकवरी अच्छी खासी कर सकती है। बाकी दोस्तों ये हमें OTT प्लेटफॉर्म पर भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जैसे ही और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।